हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का आईपीसी का 10वां दिन है, जिसमें आज सेक्शन 378 से लेके 400 सेक्शन तक चलेंगे, जिसमें चोरी, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती ये कंप्लीट करा देंगे। 4 टॉपिक हैं, चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं और चारों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सब जो हैं चोर चोर मौसेरे भैया हैं ये लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखें भारतीय दंड संहिता की धारा 378, जिसमें चोरी को परिभाषित किया गया है 378 में। क्या होती है चोरी? अगर कोई व्यक्ति जो हो किसी के कब्जे में से, सारी बात ध्यान रखिएगा, किसी के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई भी मूवेबल या जंगम संपत्ति, मूवेबल को हिंदी में जंगम कहते हैं, जंगम संपत्ति को बेईमानी से इस आशय से हटाता है कि वो उसको वहाँ से ले जा सके। तो जैसे ही वो उस चीज़ को, उस जंगम संपत्ति को, उस प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को हटाता है, तो ये कहा जाता है कि वो चोरी करता है। ये कहा जाएगा कि चोरी करता है। कहने का मतलब है, चोरी में आप समझ गए होंगे कि किसी चीज़ को हटाने का, किसी चीज़, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जंगम संपत्ति हो, और सम्मति के बिना बेईमानी से हटाने का अगर आशय है आपका, तो ये आपका जो काम कर रहे हैं, जैसे ही संपत्ति हटाते हैं तो आप चोरी कर रहे हैं। चोरी के लिए दंड जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में है, 379 में है। चोरी के लिए 3 साल तक की सज़ा होती है, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों हो सकेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 2019 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, कन्वर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2019 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हुआ क्या था एग्जैक्टली, कुछ लोग जो नदी किनारे की रेत और ये गिट्टी कंकड़ वगैरह वहाँ से भर करके ले जा रहे थे, तो पुलिस ने डायरेक्ट कार्रवाई की। तो प्रश्न जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप बिना पट्टे के, बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के अगर संपत्ति हटा रहे हैं नदी की, तो चूंकि नदी जो है सरकारी संपत्ति है, तो इस मामले में पुलिस को पूरी अधिकारता है कि वो बिना किसी के दखल के डायरेक्ट आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सके। कहने का मतलब ये है, जो ये लोग चोरी कर रहे थे, चूंकि आप नदी के बालू या कंकड़ या ये सब हटा रहे हैं, तो वो सरकारी संपत्ति है, और पुलिस वाले जो है सरकारी व्यक्ति हैं, तो उन्हें इसकी रक्षा करने का अधिकार है। और पुलिस ने ऐसा अधिकार का प्रयोग किया, इन लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग ये कहना चाह रहे थे कि पुलिस को ये डायरेक्ट अधिकार नहीं है, वो मुकदमा लिखाती या सब कुछ करती। तो कहने का मतलब है, उच्चतम न्यायालय ने माना कि आपने चोरी की, और चूंकि सरकार की चोरी की, इसलिए पुलिस वाले आपके विरुद्ध डायरेक्ट कार्रवाई करने के हकदार हैं। इतना आप लिख देंगे इसमें, कन्वर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 2019। तो ये आपका कंप्लीट केस भी एक केस लॉ हो जाएगा लेटेस्ट। फिर आ जाइए सेक्शन 383 क्या कहलाती है। 383 से पहले आप सेक्शन और भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा 380 पढ़ लीजिए। 380 में क्या है, निवास गृह आदि में चोरी। अगर आप चोरी कर रहे हैं किसी के घर में, या घर के रूप में कोई ऐसी जगह है, टट्टर वगैरह लगा लिया है, घर की तरह इस्तेमाल कर रहा है उस जगह को, तो उस जगह पर अगर आप, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो घर हो, या तंबू तान लिया गया हो, अगर ऐसी जगह पर आप चोरी कर रहे हैं, तो अब सज़ा जो होगी आपकी बढ़ जाएगी, वो 7 साल तक की हो सकेगी, और जुर्माना लगेगा। ये आप बात रखेंगे 380 में। 382 इम्पोर्टेंट धारा है। 382 कहती है, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है, दृष्टांत है, जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में आता है कि कोई आदमी क्या है, कोट पहने हुए है, कोट के अंदर पिस्तौल रखे हुए हैं, इस नियत से रखे हुए हैं कि अगर, और पिस्तौल इस नियत से उसने छुपा के रख रखी है कि अगर मैं चोरी करूंगा, और चोरी करते वक्त अगर प्रतिरोध किया, तो मैं इस पिस्तौल का इस्तेमाल करूंगा। तो इस पूछा जाता है कि ये इलस्ट्रेशन किस धारा से संबंधित है, तो ये इलस्ट्रेशन धारा 382 से संबंधित है। एक और बात पूछी जाती है कि कोई व्यक्ति है, कई साथी हैं उसके, तो उनमें से
एक साथी से कहता है कि तुम इस आदमी को पकड़ो, मैं इसकी जेब काट लेता हूँ, तो ये भी 382 से संबंधित है। कहने का मतलब है चोरी करने के लिए आप किसी की मृत्यु, उपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी कर रहे हैं, तो ये धारा 382 में परिभाषित है। और इस प्रकार की चोरी के लिए आपको 10 वर्ष तक का कारावास मिलेगा और आप जुर्माने से भी दंडनीय होंगे। फिर आ जाइए आप, अब आ जाइए धारा 383 पर, 383 पर। धारा 383 में उद्दापन या एक्सटॉर्शन को परिभाषित किया गया है। हालांकि आप सब लोग जानते हैं एक्सटॉर्शन क्या होता है, मगर इसको लिखते वक्त गलतियां होती हैं, इसलिए इनके शब्दों पर ध्यान रखिए, कैसे लिखना है समझ लें बिल्कुल ध्यान से। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के करने के भय में संशय डालता है और तद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तब ये कहा जाता है कि वो उद्दापन करता है। कहने का मतलब है एक्सटॉर्शन में क्या होता है, एक व्यक्ति है वो किसी दूसरी व्यक्ति को या उससे संबंधित कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई आप ए है और बी को एक्सटॉर्शन कर सकते हैं, या बी के बच्चे को लेकर कि मैं आपके बच्चे को मार दूंगा अगर आपने मुझे इतना पैसा नहीं दिया, तो या तो आप डायरेक्ट बी को भय में डालें या उसके संबंधित किसी व्यक्ति को इस तरह से भय में डाल दें कि उससे कोई मूल्यवान चीज़ या संपत्ति ले सके बेईमानी से, या उस लेने के लिए उत्प्रेरित कर सके कि वो डर के मारे आपको वो चीज़ दे दे। जैसे आपने किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया और कहा कि इतना रुपया अगर आपने नहीं पहुंचाया तो मैं आपके बच्चे को मार दूंगा, तो सीधी सीधी इस बात है, ये एक्सटॉर्शन है। इसको शब्दों को ध्यान रखिएगा, शब्द लिखते वक्त गलतियां होती हैं। फिर आ जाइए धारा 384 में, जो कि उद्दापन या एक्सटॉर्शन के लिए दंड से संबंधित है। एक्सटॉर्शन अगर आप करते हैं तो आपको 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। फिर ये 384 के बाद आ जाइए 387 पर। ये 80 और 82 हम पढ़ा चुके हैं आपको। 387 387 इस प्रीलिम्स में आती है, इनके शब्द को आप ध्यान से समझ लें। 387 धारा कहती है उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालना। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी को उद्दापन करने के लिए उसको मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डाल रहे हैं, तो आपको 7 वर्ष तक का कारावास होगा और आप पर जुर्माना लगेगा। फिर आ जाइए धारा 388 में। 388 कहती है मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन। क्या कर रहे हैं आप कि किसी व्यक्ति को मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर कि मैं ऐसा अभियोग लगा दूंगा कि आपको आजीवन कारावास हो जाएगा या मृत्युदंड मिल जाएगा। तो ऐसा धमकी देकर अगर आप किसी को एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उद्दापन कर रहे हैं, तो या तो आपको आजीवन कारावास होगा या फिर 10 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माना होगा। इसमें एक बात खास बात है, 388 और 389 में धारा से मतलब जो 388 और 389 धाराएं हैं, इनमें दंड दोनों में बराबर का है। दोनों में आजीवन कारावास या दोनों में 10 साल तक की सज़ा है और जुर्माना है। दूसरी बात, दोनों में एक कॉमन बात यह है, धारा 388 और 389 में, कि दोनों धाराओं में अगर वो अभियोग 377 से संबंधित है, जिसकी आप धमकी दे रहे हैं अभियोग चलाने की, अभियोग लगाने की, अगर वो धारा 377 से संबंधित अभियोग है तो आजीवन कारावास होगा दोनों ही मामलों में, दोनों ही धाराओं में। धारा 389 समझ ले, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। उसमें क्या होता है, भय में डालकर आप उद्दापन कर रहे होते हैं, इसमें आप भय में डालते हैं। ये ध्यान रख लें, दोनों 388 और 89 की शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, क्योंकि प्रीलिम्स में आता है तो आप धारा पूछ लेते हैं कौन सी धारा 388 से संबंधित है, 389 से संबंधित है, 387 से संबंधित है। तो शब्दों को आप ध्यान से आप
पढ़ लेंगे, ध्यान दे लेंगे तो ऑप्शन सही टिक कर पाएंगे आप। कहने का मतलब है हमने बता दिया आपको, चाहे वो धारा 388 हो चाहे 89 हो, दोनों में ही 10 साल या आजीवन कारावास की सज़ा है और जुर्माना भी लगता है। फिर आ जाइए 390, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये चोरी और एक्सटॉर्शन दो काम पूरे हो गए। अब आ गए आप लूट में। अब इस लूट को समझ लें, लूट को परिभाषित किया गया धारा 390 में। कोई भी लूट हो उसमें या तो आप चोरी कर रहे होते हैं या फिर एक्सटॉर्शन कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है लूट जो है कोई अलग से अपराध नहीं है, बल्कि चोरी या उद्यापन का ही एक बड़ा रूप है या प्रारूप है या प्रचंड रूप है। क्या मतलब है? चोरी कब लूट होगी, बात को समझ ले। चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए अपराधी द्वारा स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध का भय कारित किया जाए या कारित करने का प्रयत्न किया जाए। करने का मतलब है आप चोरी कर रहे हैं और चोरी करने में क्या कर रहे हैं, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या इस तरह का अवरोध कि उसको घेर कर रखना, ये सब काम कर रहे हैं या फिर उसको ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं या ऐसे भय में डाल रहे हैं। कहने का मतलब है चोरी के वक्त अगर आप बल प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही लूट हो जाएगी। फिर उद्यापन कब लूट है, एक्सटॉर्शन कब लूट हो जाएगा इसमें, और चोरी और कब लूट होती है और उद्यापन कब लूट होता है, दोनों में फ़र्क है उपस्थिति का। अगर यही सारे काम आप व्यक्ति की उपस्थिति में कर रहे हैं तो वो लूट ना होकर, वो जो उद्यापन है वो उद्यापन ना होकर लूट हो जाएगा। जैसे ध्यान से समझ लीजिए, अभी हमने आपको समझाया था एक्सटॉर्शन में कि आपने किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया और उसको धमकी दी कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मैं आपके बच्चे को मार डालूंगा, तो ये क्या है, एक्सटॉर्शन है। यही एक्सटॉर्शन लूट बन जाएगा अगर कोई आदमी और उसका बच्चा साथ साथ जा रहे हैं और उस वक्त आप बच्चे को पकड़ लें और बच्चे की कनपट्टी पे गन रख दें और कहें अगर जितना पैसा है दे दो वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, आप ये एक्सटॉर्शन, ये उद्यापन क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति के सामने कर रहे हैं, ये इसीलिए ये उद्यापन जो होगा वो लूट बन जाएगा। ध्यान से समझ लें शब्दों को, यहाँ पर उद्यापन लूट है यदि अपराधी वो उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति के पास उपस्थित है। जो एक्सटॉर्शन कर रहा है, जो उद्यापन कर रहा है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के संपर्क में है, उपस्थिति में उद्यापन कर रहा है, जिसको उद्यापित किया जा रहा है, जिसको जिसका एक्सटॉर्शन हो रहा है, उसकी उपस्थिति में अगर वो एक्सटॉर्शन कर रहा है तो वो एक्सटॉर्शन ना होकर उद्यापन ना होकर लूट बन जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को कोई चीज़ प्रदत्त करने के लिए तत्काल मृत्यु, उपहति या सदोष भय में डालकर उत्प्रेरित करना। कहने का मतलब है कोई अगर मूल्यवान वस्तु है, प्रतिभूति है तो उसको आप मृत्यु या उपहति या सदोष भय में डालकर तुरंत उसकी उपस्थिति में क्या करें, देने के लिए उत्प्रेरित करें, तो ये उद्यापन जो होगा यही लूट बन जाएगा। फिर लूट के बाद आप आ जाइए डकैती। डकैती को ऊपर परिभाषित कर दिया था हमने, यहाँ पर आपको पहले ही पेज पर डकैती एग्जैक्टली यहीं पर था, यह है डकैती। लूट को 390 में परिभाषित किया गया है, डकैती को 391 में डकैती परिभाषित है। 391 क्या कहती है, डकैती की परिभाषा समझ लीजिए कि अगर आप 5 या 5 से अधिक लोग हैं और संयुक्त रूप से लूट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, डकैती करते हैं, आप लोग डकैत कहलाते हैं। जो लोग डकैती करते हैं, आप अपने आप को ना समझें, जो लोग लूट कर रहे हैं 5 या अधिक हैं तो वो लोग डकैत हैं। कहने का मतलब है जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, तो जो व्यक्ति लूट करने में या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, ये कहा जाता है कि वो डकैती करता है। कहने का मतलब है क्योंकि लूट में भी बल का प्रयोग हो रहा है, डकैती में भी बल का प्रयोग होता है, तो अगर 5 से अधिक लोग संयुक्त होकर क्या करें, लूट करें, तो वो लूट
अपने आप ही डकैती बन जाएगी और वो लोग जो लूट में संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, 5 या अधिक हैं या एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो सारे के सारे डकैत हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सोनू उर्फ सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2020 सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, डकैती हुई थी इसमें, और डकैती होने के बाद, या लूट कह दें या डकैती कह दें, डकैती या लूट के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को। तो जिस घर में डकैती या लूट हुई थी उसके बगल वाली घर पर ये जो लोग, चोर लोग या डकैत लोग या लुटेरे लोग जा रहे थे, उनको चोरी के टाइम उनसे शायद मोबाइल गिर गया होगा, तो पड़ोस वाली छत पर वो मोबाइल मिला। तो उस व्यक्ति को इन लोगों ने, जो डकैत लोग, जो वादी लोग थे जिसकी छत पर मोबाइल मिला था, उसको भी गिरफ्तार करवा दिया कि ये भी लूट में शामिल थे, डकैती में शामिल थे। हालांकि उस व्यक्ति की, जो पड़ोसी व्यक्ति था, उसकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद हुई थी। शुरू में वो अभियुक्त नहीं था। और कुल मिला के हुआ ये कि उस व्यक्ति को भी, क्योंकि पहले जो चोर थे वो 4 थे अभियुक्त, अब इनको मिला के 5 हो गए, इसलिए 5 होने की वजह से इनको क्या हुआ, डकैत मान लिया गया। और डकैती के अनुसार इनको क्या हुआ, सजा दी विचारण न्यायालय ने सामान्य आशय के साथ, मतलब धारा 34 लगाई थी, 391 के साथ साथ धारा 34 आईपीसी लगा दी, जिसके अनुसार 5 लोग, वो चारों और इन्हें 5 को मिला के, इनको जो ये बाद में गिरफ्तार हुए थे, इनको भी मृत्युदंड दिया गया। विचारण न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया। और जब ये क्या हुआ, विचारण न्यायालय ने मृत्युदंड दिया और उच्च न्यायालय ने क्या किया, इनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। अब चूंकि ये बेचारा बेगुनाह पकड़ा गया था, इसकी छत पे सिर्फ मोबाइल मिला था और कोई भी साक्ष्य नहीं था कि वो डकैती में शामिल था। जब इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि सिर्फ आप शक के आधार पर इस व्यक्ति को दोष सिद्ध किए हैं, जो कि गलत है, इसलिए इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दोष मुक्त कर दिया और अपना आदेश सुना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय से सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट से आदमी बाइज्जत बरी हो गया। ये 391 धारा हो गई, 391, जो कि डकैती को परिभाषित करती थी। डकैती हमने पढ़ा दी आपको। अब आ जाइए 392 में, लूट के लिए दंड। जो भी आदमी लूट करता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा होती है, और अगर ये लूट उसने राजमार्ग पर की है, किसी नेशनल हाईवे पर की है, और सूर्यास्त मतलब सूरज डूबने के बाद और सूर्योदय के पूर्व, मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच अगर ये लूट किया है राजमार्ग पर, तो कारावास की अवधि जो होगी 14 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना लगेगा। फिर आ जाइए आप धारा 393 में, लूट करने का प्रयत्न। अगर कोई व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो 7 साल तक की सज़ा होती है 393 के अनुसार, और जुर्माने से भी दंडित होते हैं। पूछा जाता है लूट करने का प्रयत्न किस धारा में है, कितनी सज़ा है, हर तरह से प्रश्न आता है। आप हर एक लाइन में कम से कम 4 प्रश्न पाएंगे, इसलिए इस मैटर को बहुत अच्छे से पढ़िए। हर एक के लिए पर्याप्त मैटर है, चाहे आप HJS की तैयारी कर रहे हो, PCSJ की कर रहे हो, APO कर रहे हो, AIBE का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या LLB कर रहे हो, कंप्लीट मैटर है। इसलिए सारे साथियों को इस मैटर को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आजकल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाइए धारा 394 पे, 394 कहती है लूट करने में स्वेच्छा उपहति कारित करना। क्या करें, आप लूट कर रहे हैं और लूट करते वक्त आपने किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाई है, उपहति की है, तो आपको आजीवन कारावास होगा या फिर 10 साल तक का कठिन कारावास होगा और जुर्माने से भी दंडित होंगे आप लोग। फिर आ जाइए आप धारा 395 में, डकैती के लिए दंड। डकैती के लिए कितना दंड है, ऐसा कारावास हो सकेगा डकैती में जो कि आजीवन कारावास होगा या 10 साल तक का कठिन कारावास होगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। कठिन कारावास आप जान रहे होंगे कि जेल में जो है परिश्रम करना पड़ता है, जैसे पत्थर तोड़ना है, कपड़े धोना है, गड्ढे खोदना है, ये सब कठिन कारावास में आता है और साधारण कारावास में आपको काम नहीं करना पड़ता है। फिर आ जाइए आप धारा 395 बता दी हमने,
395 में डकैती के लिए दंड था जो कि आजीवन कारावास या 10 साल तक का था और जुर्माना था। 396 में आ जाइए। 396 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है और इससे संबंधित 2 केस लॉ भी हैं जो हम अभी आपको नीचे पढ़ाएंगे। 396 धारा बहुत तरीके से पूछी जाती है, क्वेश्चन भी फ्रेम होता है। एचजेएस 2022 में क्वेश्चन आया था 2020 में, इस हत्या सहित डकैती धारा 396 से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसलिए इस धारा को बहुत ध्यान से समझ लीजिए जिससे केस लॉ आप समझ पाएं, जब क्वेश्चन आता है तो समझ पाएं कि हत्या सहित डकैती है कि नहीं। एक एक शब्द को इसके ध्यान से सुनिए आप। यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा तो उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो भी लोग डकैत हैं, 5 या अधिक, चूंकि डकैत में कम से कम 5 होना चाहिए, और उनमें से कोई आदमी अगर किसी को क्या करे, हत्या कर दे किसी व्यक्ति की, कोई एक कर दे, तो भी सबको क्या होगी, या तो मृत्युदंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा या 10 साल तक की सजा होगी। कहने का मतलब है इस बात का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे कि इन्होंने हत्या की थी मैंने नहीं की थी, सबको होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। कई तरह से पेचीदा सवाल पूछे जाते हैं कि गोली 6 लोग थे, 6 में से एक ने गोली चलाई तो कौन कौन से चार्ज लगेंगे, तो सब पे धारा 396 अगर लगी है तो सब पर एक जैसा चार्ज लगेगा। फिर इससे संबंधित केस लॉ हम बता दें, ये एकदम लास्ट में लिखा है, ये हमने ये बनाया हुआ है एक स्टार टाइप का, प्लस बना के डैश बना दिए। ये यहाँ पर आपको बिल्कुल नीचे वाली धारा 399 से जस्ट ऊपर देखिए आप, निर्णय लिखा हुआ है ग्रीन पेन से। राजू मांझी बनाम बिहार राज्य AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा केस है शाहजहां साथ में बशीर बनाम राज्य 2018 सुप्रीम कोर्ट। दोनों ही केस 2018 के हैं, दोनों ही केस 2018 के हैं, दोनों ही केस में धारा 396 से संबंधित हैं, मगर दोनों में थोड़ा सा, और दोनों ही केसों में सामान की बरामदगी हुई है। थोड़ा सा फर्क यह है कि राजू मांझी बनाम बिहार राज्य 2018 वाले केस में क्या हुआ था, छड़ी बरामद हुई थी और पैसे बरामद हुए थे। जिस छड़ी से मारा था इन्होंने लूट के दौरान, तो वो छड़ी बरामद हुई और 400 रुपये बरामद हुए। जबकि शाहजहां साथ में बशीर बनाम राज्य 2018 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में क्या हुआ था, आभूषण बरामद हुए थे जो इन्होंने डकैती के दौरान प्राप्त किए थे। चूंकि डकैती के दौरान हत्या हुई है इसलिए धारा 396 के ये दोनों केस हैं, और दोनों ही केसेस में सामान की बरामदगी हुई और बरामदगी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मामलों में निर्णित किया कि दोष सिद्धि एकदम साक्ष्यों के आधार पर है, बरामदगी सामान की बरामदगी के आधार पर है, बरामदगी सामान की शिनाख्त हुई है और दोष सिद्धि वैध है। इसीलिए कोई भी अपीलार्थी को किसी भी तरह से कोई भी राहत प्रदान नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट ने। फिर इसके बाद ये धारा 300 हमने आपको पढ़ाई, 396 हत्या सहित डकैती, इसी के दोनों ये केस लॉ थे, राजू मांझी बनाम बिहार राज्य AIR 2018 और शाहजहां साथ में बशीर बनाम राज्य 2018। दोनों में आप अगर ब्रैकेट में हमने आगे लिख भी दिया है कि लूट के सामान की बरामदगी हुई थी, दोनों में आप इतना मैटर लिख दीजिएगा बरामदगी हुई, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दोष सिद्ध है वो वैध है, धारा 396 के अंतर्गत ये लोग दोषी है। बस ये दोनों में दोष सिद्ध हुई है, अपीलार्थी को दोनों ही केस में कोई राहत नहीं मिली। फिर आ जाइए आप धारा 397 पर, इंपॉर्टेंट धारा है, पूछी जाती है। मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। अगर आप किसी के घर में लूट या डकैती करने के लिए इस आशय से घुसते हैं या प्रयत्न करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो निपटा देंगे, तो आपको कम से कम 7 साल तक की सज़ा होगी। इसमें हालांकि अधिकतम दंड की व्याख्या नहीं की गई है कि अधिकतम कितना होगा, मगर ये कहा गया है कि कम से कम 7 साल की सज़ा होगी अगर आप मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करते हैं।
अगर आप असलहे लेके आप किसी के घर में घुसते हैं, इसका मतलब आपका इंटेंशन साफ है कि ज़रूरत पड़ी तो आप उन लोगों को निपटा भी देंगे। तो इस धारा के अंतर्गत आएंगे 397 के अंतर्गत, और इसमें आपको कम से कम 7 साल की सज़ा होगी। हालांकि इसमें एक बहुत पुराना केस भी है, फूल कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1972। इस केस में भी यही कहा गया था कि जिन लोगों के पास औजार होते हैं डकैती के दौरान, उन्हीं लोगों को धारा 397 के अंतर्गत दंडित किया जाना चाहिए। उसके बाद इसी तरह का बिल्कुल केस आया जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, राम रतन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 2021। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये भी इसी तरह का केस है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि धारा 397 केवल उसी व्यक्ति पर लगेगी, मतलब 397 के अंतर्गत उसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है जिसके पास घातक आयुध का मिला है और उसने इस घातक हथियार का प्रयोग किया है। बिल्कुल इसी तरह से केस था फूल कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन का, उसमें भी यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर से अपने 2021 के निर्णय में भी राम रतन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 2021 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि वो व्यक्ति धारा 397 के अंतर्गत दोषी है जो कि घातक आयुध का प्रयोग करता है, घातक या खतरनाक शस्त्र का औजार का इस्तेमाल करता है या उपहति करता है, सिर्फ उसी को 397 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति को नहीं। जैसा कि इसका उल्टा, बिल्कुल जस्ट उल्टा है धारा 396 में कि चाहे कोई भी व्यक्ति हत्या करे डकैती के दौरान, मगर दोषी सारे लोग होते हैं। फिर आप आखिरी धारा आज की पढ़ रहे हैं, धारा 399, डकैती करने के लिए तैयारी। अगर आप डकैती करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, डकैती आपने नहीं की है, सिर्फ तैयारी भी अगर करते हैं, तब भी आपको 10 वर्ष तक का कारावास होता है और जुर्माने से भी दंडित किए जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन से ऐसे अपराध हैं जिनकी तैयारी भी सजा जिसकी तैयारी में भी सज़ा होती है। तो डकैती ऐसा अपराध है जिसकी तैयारी में भी सज़ा होती है और बहुत लंबी सज़ा होती है, 10 साल तक की सज़ा है इसमें। इस तरह से हमने आज आपको 378 से लेके 399 तक धाराएं पढ़ाई। अगले 2 टर्न पे जहाँ तक है IPC आपकी हम कंप्लीट कर देंगे। ये कंप्लीट मैटर है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम हो इंडिया का, PCSJ, HJS, APO, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो कोई, या फिर आप LLB कर रहे हो, सबके लिए पर्याप्त नोट्स हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, हर वीडियो के साथ हमने PDF लगाया हुआ है। हमारे हर वीडियो के साथ PDF मिलेगा आपको, इसलिए आप क्या करिए, PDF को डाउनलोड कर लीजिए और मैटर को दूसरों लोगों तक शेयर कर दीजिए। और कोई भी असुविधा हो तो हम नंबर दे चुके हैं अपना, हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद।